हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका भवती आईएएस के इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मेरा यहाँ लेक्चर सेकंड है और इसका जो टॉपिक है वह है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जैविक कृषि। तो आइए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक कृषि होता क्या है। तो दोस्तों, फार्मिंग या जो खेती है, कृषि है, वो नेचुरल या प्राकृतिक ढंग से करने के तरीके को ही हम ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक कृषि कहते हैं। साधारण शब्दों में यदि कहें तो जो आपके केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं या केमिकल्स का अत्यधिक प्रयोग है वह ना करते हुए जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी सहायता से कृषि करना या खेती करना ही आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक कृषि होता है। यहाँ पर हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग ना करते हुए या केमिकल पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स का प्रयोग ना करते हुए जो नेचुरल या प्राकृतिक फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। पौधों में फर्टिलाइज़र या जो खाद होती है उसकी पूर्ति के लिए हम जो ऑर्गेनिक मैनर होता है, जिसे हम काऊ डंग या गोबर या जो आपके मवेशी या जानवर होते हैं उनके जो मल होते हैं उसका प्रयोग करके बनाते हैं, या फिर जो हमारे घर से निकलने वाला वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि जो किचन से निकलने वाला फल सब्जियों का वेस्ट होता है उसका प्रयोग करके या जो हमारे घर से निकला हुआ कचरा है यदि हम उसे एकत्रित करके कहीं छोड़ दें तो उसमें कुछ जीव या छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं जो उसे खाद में परिवर्तित कर देते हैं, जिसमें एक नील हरित शैवाल या ग्रीन ब्लू एल्गी भी होती है जो आपके सड़े गले खाने को या भोजन पदार्थ को, किचन वेस्ट को या फ्रूट वेजिटेबल्स के वेस्ट को खाद में परिवर्तित करते हैं। साथ ही साथ हम जो अनाज होता है उसे आजकल केमिकल्स उसके साथ रखकर उसे सुरक्षित करते हैं ताकि उसमें कीड़े नहीं पड़ पाएँ। लेकिन यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, जैविक कृषि की बात करें, तो उसमें हम इन केमिकल्स का प्रयोग ना करते हुए, जैसा कि पहले हमारे पूर्वज करते थे कि जो भोजन एकत्रित करके रखा जाता है या जो अनाज एकत्रित करके रखा जाता है, यदि आप अपने दादा परदादा के समय में किसी से पूछें तो वह बताएंगे कि वह नीम का प्रयोग करते थे। वह अनाज के साथ नीम की पत्तियां रख देते थे जिससे उसमें कीड़े नहीं पड़ते थे। तो आप इन केमिकल्स की जगह यदि नीम या टर्मरिक, हल्दी का प्रयोग करते हैं तो ये एक जैविक कृषि का हिस्सा है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक कृषि करने से हमें क्या लाभ हैं? तो सबसे पहला लाभ यह है कि यह वायुमंडल या हमारे वातावरण के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। यह किसी भी तरीके से आपके जो एनवायरनमेंट है उसे नुकसान नहीं पहुंचाती है। दूसरा, यह एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस का अर्थ है कि यह लंबे समय तक एक समान बनी रहने वाली व्यवस्था है। यदि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं तो कुछ समय बाद जो मिट्टी की गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, उसे वह फर्टिलाइज़र ख़राब कर देती है और लंबे समय तक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करने से जो मिट्टी होती है उसकी क्वालिटी बहुत ही पुअर या ख़राब हो जाती है। तो इसलिए यदि आप जैविक कृषि का प्रयोग करते हैं या जैविक कृषि करते हैं तो उससे जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो लंबे समय तक बनी रहती है। तीसरा, इसका यह फ़ायदा है कि यह पॉल्यूशन नहीं करती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे बड़ा ही फ़ायदा यही होता है कि यह किसी भी तरीके से यह पॉल्यूशन को बढ़ावा नहीं देती है। यह वाटर या किसी भी प्रकार का सॉइल पॉल्यूशन नहीं करती है। एक जो चौथा फ़ायदा इसका यह है कि यह ह्यूमन हेल्थ के लिए सबसे अच्छी है। यह किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाती है ह्यूमन बीइंग को। जैसे कि आप देखते हैं जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनमें जो केमिकल फर्टिलाइज़र में फर्टिलाइज़र केमिकल की तरह पौधों के लिए या आपके फसल के लिए प्रयोग किया जाता है, वह कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। हमारी हेल्थ को वह कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ जो कीट पतंगे हैं उससे बचने के लिए जो फसलों पे दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, वही फसल जब हम खाने में प्रयोग में लेते हैं तो वो पेस्टिसाइड या जो आपके कीटनाशक होते हैं हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें कई घातक बीमारियां देते हैं और हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में या आपकी जैविक कृषि में चूंकि हम इन केमिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए यह कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता है।
चौथा फ़ायदा इससे यह है कि ये फर्टिलाइज़र्स चूँकि घर में ही बनती हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंसिव या खर्चीली नहीं होती हैं एज़ कम्पेयर टू केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, तो एक्सपेंसिव नहीं होती हैं ये। इसका एक लाभ यह भी है कि यह ग्लोबल वार्मिंग को नहीं बढ़ने देती है, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन का प्रयोग होता है और नाइट्रोजन कहीं ना कहीं नाइट्रस ऑक्साइड NO2 या सॉरी N2O जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है उसका निर्माण करती है, और ये N2O जो होती है यह कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, यह आगे चलकर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। जैविक कृषि करने से चूँकि हम केमिकल्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो जो फसल के आसपास या पौधों के आसपास कीड़े होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, वह भी केमिकल का प्रयोग नहीं करने से सुरक्षित रहते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग से इन्हें कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस प्रकार हम जो बायोडाइवर्सिटी है या जैव विविधता है उसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि कीटनाशक पे छिड़काव के दौरान कीड़ों के अलावा यह दूसरी प्रजाति के जो जीव होते हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब जैविक कृषि करने के कई प्रकार हैं, कई प्रकार से इसको किया जा सकता है, जिसमें पहला प्रकार आपके सामने मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित प्रकार की जो आपकी कृषि है वह। दोस्तों, इस प्रकार की फार्मिंग में हम कृषि के साथ साथ लाइव स्टॉक भी मेंटेन करते हैं। यहाँ पर लाइव स्टॉक का अर्थ है कि कृषि के साथ साथ कृषि से संबंधित अन्य कार्यों को भी करना, जैसे कि कृषि के साथ साथ मधुमक्खी पालन करना और पशुपालन करना, मुर्गी पालन करना, उनसे अंडे उत्पादित करना, ऐसी कई सारी क्रियाएं इसमें सम्मिलित हैं। लाइव स्टॉक का अर्थ होता है वे जीवित पशु पक्षी जो आपने कृषि के साथ साथ उससे जुड़े हुए व्यवसाय में सम्मिलित किए हुए हैं। यहाँ इस पिक्चर में एक मिक्स्ड फार्मिंग का उदाहरण दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कृषि के साथ साथ अन्य व्यवसाय भी किए जा रहे हैं जो कि कृषि से ही संबंधित हैं, जैसे कृषि से उत्पादित होने वाले फल सब्जियों को बाज़ार में बेचना और जो उसका बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसे पशुओं को देकर उनसे पशुओं से मीट या दूध उत्पादित करना, भेड़ों से ऊन उत्पादित करना। तो इस प्रकार जो भी आप कार्य करते हैं उन्हें हम मिक्स्ड फार्मिंग कह सकते हैं। देखिए, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, क्रॉप्स को मिक्स करना, मतलब एक से अधिक प्रकार की क्रॉप्स को या फसल्स को आपस में मिश्रित करके या मिक्स करके खेतों में लगाना। जैसा कि हमें यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एक ही खेत में दो प्रकार की फसलों को बो दिया गया है। यह एक उदाहरण है आपके मिश्रित या मिक्स्ड क्रॉपिंग का। दोस्तों, इससे हमें यह फ़ायदा होता है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग करने से एक फसल दूसरी फसल की कई प्रकार से सहायता करती है। कई न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जो एक फसल दूसरी फसल को प्रदान करने में सहायता करती है। साथ ही साथ यदि कोई घटना होती है, किसी प्रकार का प्रकृति आपदा होती है, तो दोनों फसल में से एक फसल भी यदि सुरक्षित रहती है तो किसान उससे पैसे कमा सकता है और ख़ुद को सुरक्षित रख सकता है। देखिए, यहाँ पर जो इंटर क्रॉपिंग है, इंटर क्रॉपिंग एक उदाहरण है मिक्स्ड क्रॉपिंग का। मिक्स्ड क्रॉपिंग का ही एक तरीका इंटर क्रॉपिंग है। इंटर क्रॉपिंग का अर्थ होता है कि दो फसलों के बीच में कोई तीसरी फसल बो देना। क्रॉप रोटेशन दोस्तों किया जाता है फसल से होने वाले मिट्टी में जो न्यूट्रिशन होते हैं या पोषक पदार्थ होते हैं उनकी कमी से वापस से इसको रिकवर करने के लिए। अगर सरल शब्दों में समझें तो यदि आप खेतों में एक ही प्रकार की फसल लंबे समय तक बोते हैं तो उस मिट्टी में से जो एक विशेष प्रकार का या कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिशन होगा या पोषक पदार्थ होगा उसकी कमी हो जाएगी, चाहे वह नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, कैल्शियम हो या कोई अन्य प्रकार का कोई न्यूट्रिशन। तो इस न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए हम कोई दूसरे प्रकार की क्रॉप या फसल वहाँ उस मिट्टी में लगाते हैं ताकि जो बची हुई न्यूट्रिशन है वह उस फसल द्वारा पूर्ण रूप से प्रयोग ना की जा सके और जो उसकी क्षति हो गई वह किसी दूसरी फसल द्वारा उसकी पूर्ति कर ली जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि
जो लेग्यूम फसलें होती हैं, दलहनी फसलें, वह मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति पुनः कर देती है। तो हम किसी ऐसी फसल का प्रयोग करें जो नाइट्रोजन की ज़्यादा उसे कंजम्पशन होता है, तो उसके बाद हम यदि दलहनी फसलों का प्रयोग करें या लेग्यूम फसलों का प्रयोग करें तो वह जो पूर्व में की गई फसल उससे होने वाले नाइट्रोजन की जो क्षति है उसे पूरी कर देगी। तो यही होता है क्रॉप रोटेशन, मतलब एक क्रॉप के बाद किसी दूसरे किस्म की क्रॉप का पैदा करना या उगाना। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि एक फसल आपने कॉर्न खेत में बो दी है, तो उस समय जो आउटकम है वो बहुत ही पुअर है या कम है। उसके बाद जैसे ही आपने नीचे की ओर देखें तो कॉर्न के बाद वीट, उसके बाद सोयाबीन, फिर से कॉर्न, फिर से वीट, फिर से सोयाबीन, इस प्रकार से जब क्रॉप का रोटेशन करा तो आपका जो आउटकम है लेफ्ट हैंड पे जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है वह बेटर हो गया है या अधिक हो गया है। और सबसे नीचे जैसे ही आपने क्रॉप को फर्दर रोटेट करा या वापस से बदला, कॉर्न के बाद वीट, वीट के बाद सोयाबीन, सोयाबीन के बाद अल्फा फसल, तो यहाँ पर जो आपकी क्रॉप रोटेशन है उसकी वजह से आउटकम जो है वह बेस्ट हो गया है या अधिक हो गया है। तो यही लाभ होता है क्रॉप रोटेशन का। अब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस प्रकार से जो हमारी फसल है उसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं या क्रॉप यील्डिंग को बढ़ा सकते हैं, तो उसके कुछ बेसिक 3 तरीके हैं, जिसमें कुछ विधियां हैं जिसकी सहायता से हम अपने जो प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना। क्रॉप की वैरायटी से अर्थ है जो क्रॉप होता है वह एक ही नहीं कई प्रकार का बाज़ार में अवेलेबल होता है। जैसे गेहूं की आप जानते हैं कई किस्में आती हैं और सभी किस्मों की अपनी अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। तो यदि हम इन सभी जो विशेषता वाली फसलें हैं उनके बीज के संकरण करें या हाइब्रिडाइजेशन करें, तो हाइब्रिडाइजेशन से इनमें कई अच्छी खूबियां पैदा की जा सकती हैं। जैसे कि हाई यील्डिंग, मतलब ज़्यादा पैदावार करने योग्य गेहूं बनाया जा सकता है या कोई बीज बनाया जा सकता है जिसे उगाने पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो प्राप्त हो। सेकंड जो हम इससे प्राप्त कर सकते हैं वह है इम्प्रूव्ड क्वालिटी, मतलब उसमें हम मनचाहा प्रोटीन कंटेंट, फैट कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट या कोई विशेष प्रकार का जो तत्व चाहते हैं वह उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा जो है उसमें हम उसे बायोटिक या अबायोटिक रेजिस्टेंस बना सकते हैं। जैसे कुछ फसलें होती हैं जो अधिक सूखा नहीं झेल सकती, अधिक धूप नहीं झेल सकती, तो बहुत ऐसे आपके क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं जो पौधों को या फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो इसे बखूबी झेल जाती हैं, तो ऐसी ही किस्में हम हाइब्रिडाइजेशन से पैदा कर सकते हैं जो बायोटिक और अबायोटिक जो कारण होते हैं उनसे रजिस्टर करें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। एक चौथा जो हम इससे प्राप्त कर सकते हैं परिणाम वह यह है कि मैच्योरिटी ड्यूरेशन इसका हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैच्योरिटी ड्यूरेशन से अर्थ है कि आप जो फसल के जो आपको परिणाम प्राप्त होना है उसके समय में आप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे गेहूं यदि आप बोते हैं तो उसमें 3 से 4 महीने का आपको अमूमन टाइम लगता है, लेकिन यदि हम किसी प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन करें या संकरण करें, बीज को हम अनुसंधान करके या उस पर कोई रिसर्च करके उसमें चेंजेस करें, तो हम इस ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। इससे लाभ यह होगा कि आपको कम समय में ज़्यादा फसल प्राप्त होगी और आप 1 वर्ष के भीतर कई बार फसल को पैदा कर पाएंगे। इसके साथ ही यदि हाइब्रिडाइजेशन से हम कोई फसल बनाएंगे तो उसे वाइड रेंज ऑफ एडेप्टेबिलिटी के लिए मॉडिफाई करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि वह क्लाइमेट की बुरी से बुरी परिस्थितियों को झेलने के लिए सक्षम बन सके। एक सबसे लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक इम्प्रूव की जा सकती है हाइब्रिडाइजेशन से वह यह है कि हम इसे अर्गोनॉमिक बना सकते हैं। यहाँ अर्गोनॉमिक से अर्थ है सुलभता। कहने का अर्थ है कि यदि कोई फार्मर इस प्रकार से फसलों को उगाए कि वह उपयोग के लिए बहुत सुलभ हो या बहुत कंफर्टेबल हो। जैसे कि आप देखते हैं अब जो फलों का आकार होता है उसे अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन किया जाता है, या तो उसे छोटा कर दिया जाता है या उसे बड़ा कर दिया जाता है। तो ये जो हम फलों का आकार छोटा या बड़ा कर पाते हैं ये इसका एक बेस्ट उदाहरण है। तो अर्गोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक का अर्थ होता है हमारी सुलभता के अनुसार फसलों में चेंजेस करना। जैसे
यदि फसल बहुत ऊंची पैदा होगी तो किसान को उसको काटने में परेशानी होगी, यदि बहुत कम या छोटी पैदा होगी तो भी उसे काटने में परेशानी होगी। तो हम इस प्रकार से उसकी लंबाई रखें कि वह काटते समय या हार्वेस्टिंग के समय आसानी से कट जाए। तो ये जो उसकी हाइट को कम करना या ज़्यादा करना, ये एक अर्गोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक का उदाहरण है। एक जो अन्य तरीका है इम्प्रूव करने का क्रॉप यील्ड को, वह है प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करना। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में बहुत सारे फैक्टर उसके पीछे काम कर रहे होते हैं। यदि हम इन फैक्टरों को सुधार लें तो हमारा प्रोडक्शन जो होगा वो हाई हो सकता है। तो पहला जो तरीका है प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करने का, वह है न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट। क्योंकि पौधे भी जीव होते हैं, उनमें भी जान होती है और वह भी हमारी तरह भोजन आहार लेते हैं। ये न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन और मैक्रो न्यूट्रिशन। यदि हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिशन की, तो माइक्रो न्यूट्रिशन वे होते हैं जो पौधे को बहुत कम मात्रा में या अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, और मैक्रो न्यूट्रिशन वे होते हैं जो पौधे अधिक मात्रा में उनकी आवश्यकता होती है। जैसे मैक्रो न्यूट्रिशन में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, इन सभी की गणना कर सकते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिशंस में जैसे कि क्लोरीन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम और इसके अलावा मोलिब्डेनम, तो ये ऐसे एलिमेंट हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं या पौधे को इनकी कम आवश्यकता होती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन के साथ साथ हम इनके मैन्योर का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैन्योर मतलब होता है गोबर से बनी हुई खाद जो घर में बनाई जाती है गोबर की सहायता से। वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं आप। वर्मी कंपोस्ट का अर्थ होता है केंचुओं के द्वारा बनाई हुई खाद। यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। देखिए मिट्टी में कई सारे केंचुए हैं, तो केंचुए मिट्टी में जो जैविक पदार्थ होते हैं उनको खाद में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार की खाद को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। या ग्रीन मैन्योर का प्रयोग किया जा सकता है। ग्रीन मैन्योर दोस्तों कुछ इस प्रकार से होती है कि आप खेत में यदि कोई एक फसल बोना चाहते हैं तो उस फसल को बोने से पहले आप कुछ ऐसी फसल या ऐसे पौधे बो देते हैं जिन्हें हम फसल को बोने से पहले मिट्टी में वापस मिला देते हैं। तो उनका जो ग्रीन पार्ट होता है वह आने वाली जो दूसरी फसल है, जो हमारी वांछनीय फसल है जिसे हम उगाना चाहते हैं, उसे पोषण देगी या आहार देगी। तो जो हमारी मेन फसल उगाने से पहले हमने एक फसल उगाई जिसे हमने मिट्टी में ही दफना दिया, वह आपका ग्रीन मैन्योर कहलाता है। साथ ही साथ हम इरिगेशन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। इरिगेशन मैनेजमेंट से अर्थ है सिंचाई से। तो सिंचाई जो होता है आपका, वह भी पूर्व में साधारण तरीके से किया जाता था, कुओं की सहायता से, नलकूपों की सहायता से, नहर की सहायता से। लेकिन आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो रेन वाटर होता है, वर्षा का जल होता है, उसको हार्वेस्ट करके भी सिंचाई में जो आपकी प्रोडक्टिविटी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर शेड मैनेजमेंट या बिल्डिंग ऑफ स्मॉल चेक डैम्स, यहाँ पर चेक लिखा हुआ है, तो जो आपके चेक डैम होते हैं उनका प्रयोग करके भी हम यहाँ पर इरिगेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पर रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जा रहा है। एक आपने गड्ढा करके पॉलीथीन का प्रयोग करा है ताकि गड्ढे में एकत्रित पानी जो कि वर्षा में एकत्रित हुआ है मिट्टी में नहीं जाए। पॉलीथीन उसको मिट्टी में सोखने से रोकेगी, और जब हमें कृषि में सिंचाई करना होगी तो इसी पानी का प्रयोग किया जा सकता है। यदि हम इसे इस गड्ढे में एकत्रित नहीं करते तो यह पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है और फिर इसे खुदाई करके निकालना होता है, जो कि अभी ऊपर टॉप लेयर पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप वाटर शेड मैनेजमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब पहाड़ी या ऊंचे स्थानों से आ रहे पानी को नीचे बाउंड्री वॉल करके कहीं किसी जगह पर इकट्ठा करके एकत्रित कर सकते हैं और बाद में उसका सिंचाई में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर इन्हें कहते हैं हम चेक डैम्स। तो ये जो चेक डैम होते हैं इनमें आप नलिकाओं में छोटे छोटे गड्ढे कर देते हैं। इन गड्ढों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर इसी पानी को हम बाद में सिंचाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो यह भी एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है या इरिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए जो अन्य तरीके हैं उनमें फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट भी है। दोस्तों पूर्ण रूप से अगर आप फर्टिलाइज़र पे ही डिपेंडेंट होते हैं तो यह बहुत हद तक हमारे लिए नुकसानदायक होता है, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। लेकिन यदि फर्टिलाइज़र का लिमिटेड अमाउंट में प्रयोग किया जाए तो वह पॉजिटिव साबित हो सकता है। तो फर्टिलाइज़र यदि कम अमाउंट में
सही मैनेजमेंट टेक्निक्स के साथ प्रयोग किया जाए तो फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट से भी आप प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक चौथा तरीका इसका यह है कि आप क्रॉपिंग पैटर्न अपना सकते हैं। कहने का अर्थ है एक फसल के साथ कोई दूसरी फसल बो सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है वीट के साथ ग्राम का प्रयोग, इसके बाद वीट के साथ मस्टर्ड का प्रयोग, ग्राउंड नट के साथ सनफ्लावर का प्रयोग। तो ये कुछ ऐसे पैटर्न हैं जिनसे आपका प्रोडक्शन इम्प्रूव होता है। इससे यदि एक फसल का नुकसान हो जाता है तो अन्य फसल उसकी पूर्ति कर सकती है और आपका टोटल लॉस जो होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। देखिए, जो हमारा सबसे लास्ट तरीका है प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने का, वह है प्रोटेक्शन। यस, यदि आप किसी चीज़ को बचा कर रखते हैं तो वह भी आपके लिए प्रोडक्शन ही कहलाएगी। जैसे कि इंग्लिश में एक कहावत है, सेविंग इज़ ऑल्सो इनकम। यदि आप जो खाना या जो भी फसल उत्पादित हुई है, यदि आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं तो वह भी आपके प्रोडक्शन में ही काउंट होगी। इसे आप दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो उन्हें जो चीज़ें नुकसान पहुंचाती है, चाहे वह कीट पतंगे हो, चाहे आपके चूहे हो या फिर कोई खरपतवार हो, यदि आप उन्हें नष्ट कर दें तो आप अपने फसल का उत्पादन जो है उसे बढ़ा सकते हैं। तो पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स आप नेचुरल भी यूज कर सकते हैं और केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन केमिकल वही आपका केमिकल फर्टिलाइज़र्स या जो आपके केमिकल हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स होते हैं वह ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं काउंट होते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड्स भी जो होती है उन्हें मैनुअल करते हैं। मैनुअल अर्थ है कि आपने देखा होगा कि पूर्व में किसान जो होते थे खरपतवार को हाथों से उखाड़ते थे, तो वही एक तरीका होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। आप इसमें केमिकल्स का प्रयोग ना करते हुए जो मैनुअल होता है या शारीरिक आपका श्रम होता है उसकी सहायता से आप इसको नष्ट करते हैं। और एक दूसरा तरीका जो प्रोटेक्शन करने का है वह है प्रॉपर स्टोरेज। कई बार फसल को यदि आप इम्प्रॉपर वे में स्टोर करते हैं तो उससे भी फसल का नुकसान होता है। यदि आप उसे नमी युक्त माहौल में रख देते हैं तो वह ख़राब हो जाती है, अधिक धूप में रख देते हैं तो वह ख़राब हो जाती है। तो यदि उसका स्टोरेज प्रॉपर किया जाए तो उससे भी आप जो आपका फसल है उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अगेन यह आपके क्या होगा, प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट लाएगी। तो दोस्तों, आज हमने देखा ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्चुअल में होती क्या है और इसकी प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं और क्या टेक्निक्स है जिनकी सहायता से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। आई होप आपको यह सारी जानकारी उपयोगी लगी होगी और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप घरों पर सेफ रहें। थैंक यू सो मच।